हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी दिसंबर मंथ की चल रही है। तो इसमें हमारी पॉलिटी और इकॉनमी दोनों कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट के साथ। ओके, बीच में आपका आईआर और सिक्योरिटी छूट रहा है, तो इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। जो मेन टॉपिक है मैं उस पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे के अभी एग्जाम्स है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनवायरनमेंट के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है इस बार देखेंगे कि इंडिया की क्लाइमेट परफॉर्मेंस के बारे में एक रिपोर्ट निकल कर आया है। इसी के साथ इमिशन गैप रिपोर्ट भी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ इंडोर एयर पॉल्यूशन, अमोनियम पॉल्यूशन, तो इतने सारे पॉल्यूशन के बारे में इकट्ठा हम लोग समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से हमारी क्या एक्टिविटी हो रही है, नेचर की कैसी एक्टिविटी है जिसके कारण इन्वायरमेंट में इतने सारे पॉल्यूशंस हैं। और क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, इमिशंस कम करना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए, अच्छा है, पूरी तरीके से पॉल्यूटेड फ्री हम लोग यहाँ पे आज का लेसन होगा, समझेंगे कि कैसे हम लोग को क्या करनी चाहिए और सरकार को और क्या क्या काम करनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा बदनाम है कि हमारे इंडिया में पॉल्यूटेड सिटीज़ बहुत ज़्यादा है और पॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ स्कीम्स की कमी नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। तो देखेंगे इसका क्या निदान है और किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन होने वाली है। तो प्रीवियस लेसन नहीं देखे हो आप लोग तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग हर एक मंथ की विजन आइज की मैगजीन्स आप लोग देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस है। प्रीलिम्स के लिए तो इस तरीके का मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि कल हमने इकॉनमी की जो लेसन ली थी उसमें पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही था, तो कुछ क्वेश्चंस पूछने में बन नहीं रहा। बट कोई नहीं, कल से मैं कोशिश करूँगी कि कुछ क्वेश्चन नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूँ। तो आज के लिए देख लीजिए, ये यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रही हूँ। जीएस 4 से रिलेटेड है, 150 वर्ड्स में लिखनी है और 10 मार्क्स की एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कॉर्पोरेट लीडर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं और क्या मोरल लेसन है जो कि आप उनके लाइफ से आप सीखे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, एथिक्स में इस तरीके की क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आपको एक दो तो सबके होते हैं, देखिए नेचुरली होते हैं। या तो आज के डेट में जैसे जैकमा जो है वो गायब हो चुके हैं, तो काफ़ी लोगों का प्यार उभर के आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हाँ, जैकमा को प्यार करने वाले कितने लोग हैं। एक्चुअली ये तो है ही, वो तो बहुत ही ज़्यादा फैंस फॉलोवर उनके बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज के डेट में आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इनको कवर किया जा रहा है। सेकंड थिंग है कि बहुत सारे ऐसे हैं, एलोन मस्क का भी आप देख सकते हो, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे कॉर्पोरेट लीडर्स देखने को मिलेंगे, रतन टाटा वगैरह हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप लोग लिख सकते हो। तो उसमें से आप लोग के कौन फेवरेट है और उनके लाइफ से आप क्या सीखे हो, ये ज़रूर आप लोग लिखने का कोशिश कीजिए। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोग को लिखने में और उसी तरीके से मुझे कॉपी चेक करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोगों का पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में वो बढ़ता जा रहा है और इजी एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन का है, इससे क्या है कि हमारी गवर्नेंस जो है वो गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी को एलाबोरेट करना है। देखिए, गवर्नेंस तो ठीक है, हर एक कंट्री में आपको गवर्नेंस देखने को मिलेगा, लेकिन गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बनानी है। यानी कि गवर्नमेंट से गवर्नेंस निकल कर आता है। गवर्नमेंट मीन्स सरकार, और सरकार जो काम करती है उनको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। तो गुड गवर्नेंस का फंडा और टैगलाइन यहाँ पे दिया गया है हमारे सरकार के द्वारा। तो गुड गवर्नेंस का कहने का मतलब है कि हमारे लोगों को संतुष्ट करना, यानी कि हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना और ऐसा काम करना जिससे कि हम लोग संतुष्ट हो। ऐसा नहीं जैसे कि वो एक सेक्शन आप देखते हो कि किसान भाई कैसे पड़े हुए हैं दिल्ली वाले रीजन में, तो वैसा कुछ काम नहीं करना। वैसे तो अब हमारा देश लोकतांत्रिक है, हर किसी को यहाँ पे खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने का काम करना है। सेकंड थिंग है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। हम लोग ने जैसा पॉलिटी वाले लेसन में डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कमीशन का काम है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई फाइल हो रही है, 40 to 60 लाख एनुअली आरटीआई फाइल होती है, लेकिन उस हिसाब से जो है केसेस डिस्पोज नहीं होते, लोगों को उनका सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लोगों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों की जो वेलफेयर के काम होनी चाहिए, साथ ही साथ लोगों की जो यहाँ पे क्वेरीज है उनको सॉल्व करना ही यहाँ पे गुड गवर्नेंस का एक, आप लोग कह सकते हो कि एक छोटा सा एक उदाहरण है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि लोगों की पार्टिसिपेशन और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो रहा है लोगों को, ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में। तो इलाबोरेट करना है, और जब भी आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया जाए और इलाबोरेट करने के लिए कहा जाए, और स्पेशली GS4 वाले आपको GS4 वाले में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिए और इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको विदाउट एग्जाम्पल, चाहे वो रिसेंट कोई भी न्यूज़ हो या फिर आपकी एक
मीन्स होता है ना कि आपकी खुद के लाइफ की आपने देखा है कि किस तरीके से, या फिर आपका खुद का भी एक्सपीरियंस है, कभी आपने आरटीआई फाइल किया है तो आप किस तरीके से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किए हो। तो ये सारी चीज़ों को आपको लिखना ही लिखना है। विदाउट एक्सप्लेनेशन मीन्स विदाउट एग्जाम्पल आपका आंसर अधूरा रहेगा। तो एथिक्स में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कोट्स और एग्जाम्पल ज़रूर इंक्लूड कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि गांधीयन आइडियल्स कैन बी ऑफ इमेंस हेल्प इन डीलिंग विद कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक, आप ये मत सोचिए कि 2020 में तो आपने पेपर देख लिया, 1 2 3 4 सब जगह कोविड-19 है, तो ये आपका आगे भी चलेगा। 2021 की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी कोविड-19 की जो यहाँ पे सारी स्टोरी है ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो ये आपको बताना है कि गांधी जी की कुछ आइडियाज़ थी, तो ये कैसे यहाँ पे हेल्प हो पाएगा जिससे कि हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक को डील कर पाएंगे, इसको एवेल्युएट करना है। और ये 3 आपकी जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग लिख चुके हो और आप चाहते हो कि आपकी कोई आंसर को चेक कर दें, और कहीं पे भी आप लोग टेस्ट सीरीज से ज्वाइन नहीं हुए हो, तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। बस आपको यहाँ पे मेल करना है, उसके बाद आपको प्रोसीजर बताया जाएगा कि कैसे आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जो है ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम लोग अपनी पॉल्यूशन वाली जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग वही इंडेक्स को यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ा रही हूँ, और 2 साल से मैं इस जो इन्वायरमेंट सेक्शन में इस तरीके की जितनी भी इंडेक्स है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस बार भी आया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, क्योंकि इसमें आपको ना इंडिया की सच्चाई पता चल जाएगा। जैसे कहते हैं ना, हमारी सरकार कहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो है एनर्जी एमिशंस जो है वो बहुत हद तक कम हो गई है, ग्लोबल टेम्परेचर हम लोग कम करने का कोशिश कर रहे हैं। बट सरकार जितनी भी बातें कहे, आपको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स से सारी चीज़ें पता चल जाएगी। इस बार का ये 10th आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे 10th रैंक में आए हैं, ये इंडिया का रैंक है 10th। तो देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। कुछ पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। हाइलाइट्स में बताया गया है कि फर्स्ट 3 रैंक जो यहाँ पे ओवरऑल रैंकिंग में दिया गया है वो अभी भी खाली है। मीन्स आप समझ सकते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई भी कंट्री यहाँ पे नहीं आई है। और ये कैसे पता चला है? तो जितनी भी यहाँ पे पैरामीटर्स होती है, किसी भी इंडेक्स को मापने के लिए आपकी पैरामीटर्स होती है। जैसे यूपीएससी में भी अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो उससे पहले आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आपकी पैरामीटर्स में आपको मापा जाता है। उसी तरीके से कोई भी इंडेक्स में आपका पैरामीटर्स होता है। तो यहाँ पे सोचिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तो कोई आया ही नहीं, यानी कि कोई भी कंट्री इस तरीके से काम ही नहीं कर रही है, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का कोशिश ही नहीं कर रही है कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आए। एज यूजल ये भी इस बार खाली रहा है। ठीक है, अगर हम लोग G20 कंट्री से देखें तो इस साल सिर्फ यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है पूरे होल तरीके से, और साथ ही यूके और इंडिया के साथ, जो कि हायर परफॉर्मर है, यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले यूरोपियन यूनियन में आप लोगों को पता है कि 28 कंट्रीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और ब्रिटेन इससे बाहर निकल गया, तो ये आपका आ गया 27 कंट्री, और साथ ही साथ यूके अब अलग से दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिया है जो कि बेटर तरीके से परफॉर्म किए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। 2019 में इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी था वो यहाँ पे 200 गीगावाट से भी ये आपका एनुअल ग्रोथ के साथ ये बढ़ा है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। साथ ही आप देखो कि बहुत सारी कंट्रीज़ है जो कि अपने NDC, जो यहाँ पे नेचुरली डिटरमाइंड यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को जो उनका खुद का टारगेट था वो यहाँ पे अपडेट की है। वैसे ही चाइना के बारे में आप देख लो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इमीटर है, क्योंकि चाइना में आप देखते हो कि इंडस्ट्री वगैरह बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ज़्यादा बूस्ट है, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे आपका इमिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इमीटर भी है चाइना, तो वो यहाँ पे कमिट किया है कि उसकी टारगेट है 2060 तक कि वो यहाँ पे नेट ज़ीरो में आ जाएगा। नेट ज़ीरो कहने का मतलब है कि ज़ीरो यहाँ पे वहाँ पे इमिशन नहीं होगी, जो ग्रीन हाउस गैसेज है ना उसकी इमिशन नहीं होगी। साथ ही साथ आप देखो जापान और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उनके द्वारा भी अनाउंस किया गया है उनका खुद का एम कि वो कार्बन न्यूट्रल होंगे 2050 तक। मीन्स आप लोग समझ सकते हो कार्बन न्यूट्रल कहने का क्या मतलब है कि ज़ीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, और वो भी किस फॉर्म में? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारे बहुत जहरीले गैस है। ये क्या करते हैं ना कि ये सारे जो है एटमॉस्फेयर में आपका चले जाते हैं, मीन्स इसकी इमिशन के कारण एटमॉस्फेयर में ये चले जाते हैं, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज जैसी फीलिंग्स हम लोग फील कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि चाइना का कब तक टारगेट है 2060 तक, और जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का कब तक टारगेट है 2050 तक। कोविड-19 का अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, तो ग्रीन हाउस गैस की इमिशन अगर हम लोग कोविड-19 के कारण देखें तो कोविड-19 की क्राइसिस में जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 था इसमें ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिला 8.8% तक।
क्यों? क्योंकि ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन थी वो यहाँ पे कम हुई है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इस पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन था, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा ही है। लॉकडाउन कहने का मतलब है कि सारा काम ठप हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गए, लोग यहाँ पे कहीं पे भी जा नहीं रहे थे, किसी भी तरीके का इमिशन नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, इवन पर्सनल और जो पब्लिक व्हीकल है उसका इस्तेमाल बंद हो गया। तो वाजिब सी बात है, जब ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं इस्तेमाल करोगे तो ग्लोबल इमिशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर होगा। तो कम हुआ है, हमारा ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिला है। एनर्जी यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है। रिसेशन कहने का क्या मतलब हो जाता है? जब कंटिन्यूस 2-3 क्वार्टर तक जो है हमारी ग्रोथ अगर डाउन रहेगी तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। हालांकि आप ये देखो कि अभी ये कहा जा रहा है कि टेक्निकल रिसेशन आया है। अब टेक्निकल रिसेशन क्या है इसको इस बार तो कवर नहीं किया गया, आई थिंक कि नेक्स्ट टाइम इकोनॉमी सेक्शन में ज़रूर कवर किया जाना चाहिए। टेक्निकल रिसेशन की बात की जा रही है, इट मीन्स कि कंटिन्यूस 2 क्वार्टर जो है हमारी, एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 मंथ होते हैं, तो 2 क्वार्टर की बात की जा रही है, यानी कि कंटिन्यूस 6 मंथ तक जो है हमारे यहाँ आपको जीडीपी में डाउन देखने को मिला। ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ, कम ही रहा, तो इसके कारण जो है यहाँ पे टेक्निकल रिसेशन कहा जा रहा है। तो टेक्निकल जब रिसेशन का टाइम आता है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग खर्चे करना कम कर देते हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में उतना पैसा नहीं रहता है। तो जैसे कि आप लोग याद रख सकते हो 2008 की यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई थी तो उस समय भी रिसेशन आया था, यानी कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, लोगों के पास अर्निंग ज़्यादा नहीं आ रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे, तो लोगों की डिमांड कम हो गई थी। तो ये इस तरीके से जो है ना थोड़ी इकॉनमी इम्बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब इंडिया का रैंक अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो हाई रेट है यहाँ पे, यानी कि रेटेड हाई किया गया है इनके परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि जिस तरीके से हम लोग एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को टैकल कर रहे हैं, और क्लाइमेट जो पॉलिसी कैटेगरी है इसमें अगर हम लोग देखें तो हाई रेट है। वहीं अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में देखें तो हमारी रेट यहाँ पे मीडियम है। तो ये तो हम लोग इम्पैक्ट यहाँ पे देखें। अब आप लोग कैटेगरी देख सकते हो, 4 तरीके की कैटेगरी देखा जाता है इस इंडेक्स में। सबसे पहले देखा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कितना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें इंडिया का रैंक 12 है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे सन हो गई, वाटर हो गई, विंड हो गई, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर अगर हम लोग एनर्जी में इसको कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हमारी रैंक 27 है। एनर्जी का यूज़ करना ये 10 है और क्लाइमेट पॉलिसी में 13 है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखिएगा, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल रट्टा मारिए कि इंडिया की पोजीशन क्या है, तो 10th है, ठीक है। अब आइए इस इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके की जो है प्रीलिम्स में आपको 2-3 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे फंसा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको उस जाल से बाहर निकलना है। सबसे पहले ये याद रखिए कि इस तरीके के इंडेक्स को कौन यहाँ पे पब्लिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को यहाँ पे पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा, ठीक है। हर एक साल आपको देखने को मिलेगा कि 2005 से ये पब्लिश किया जा रहा है। CCPI जो है एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो कि हर कंट्रीज़ को ट्रैक करती है कि क्लाइमेट प्रोटेक्शंस परफॉर्मेंस को लेकर, यानी कि क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक कंट्री का किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हो रहा है। 2017 में अगर हम लोग देखें तो जो CCPI का मेथोडोलॉजी था उसको रिवाइज़ किया गया और पूरी तरीके से जो 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है उनके बेसिस पे इनका मेथोडोलॉजी था। तो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुई थी उसी में ये बात निकल कर आया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद चल के एक और रिपोर्ट आया था जिसमें कि यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही ये कहा गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ेगा तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज एक्सपीरियंस किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो हर एक लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए इसी को देखते हुए यहाँ पे CCPI में भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ने भी क्या किया कि अपने नॉर्म्स को यानी कि पैरामीटर्स को इसी हिसाब से इन्होंने भी यहाँ पे चेंज कर दिया। क्राइटेरिया इनके द्वारा रखा गया कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं, तो आपके मीथेन हो जाएंगे, कार्बन मोनोक्साइड हो जाएगा और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो ये सारे ऐसे जहरीले गैस है ना जो कि हमारे वातावरण में आप फैल जाते हैं और उसके कारण हमारे ह्यूमन हेल्थ में भी बुरा इम्पैक्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ये बुरा इम्पैक्ट करते हैं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस को कम करने के लिए हमेशा कहा जाता है और इससे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस में यहाँ पे सेट किया गया, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करने के लिए कहा गया था 2015 की पेरिस एग्रीमेंट में, तो उसी चीज़ को यहाँ पे रखा गया। एनर्जी का इस्तेमाल लोग कैसे कर रहे हैं और क्लाइमेट पॉलिसी यानी कि इस तरीके से 2015 की जो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट थी उसी को देखते हुए हर एक कंट्री ने अपने यहाँ पे एक टारगेट सेट किया जिस तरीके से वहाँ पे इमिशन हो रही है। जैसे आप देख सकते हो कि चाइना में बहुत ज़्यादा इमिशन हो रहा है, तो चाइना के द्वारा भी उनका अपना टारगेट सेट किया गया कि वो 2060 तक ही इसको कम कर पाएंगे और नेट ज़ीरो कर पाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा होता है तो कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो उसको घटाने में भी उतना ही टाइम लगता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको जो है आपकी वेट गेन बहुत हो गई है तो उतना ही टाइम लगेगा, कुछ लोगों को अगर कम वेट गेन है तो उनको कम टाइम लगेगा। वही चीज़ आप समझ सकते हो इसी को लेकर। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें कही गई थी कि हर एक कंट्री अपने हिसाब से वो अपना जो है टारगेट सेट करे कि कब तक वो अपने ग्लोबल एमिशंस को कम करेंगे। ठीक है, इसका एम यही है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करना, जो भी इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़ है ना और पॉलिटिक्स है उसमें काम जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स है उसको कंपेयर करें, यानी कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है उसी को कंपेयर किया जाएगा, चाइना के साथ उसी को कंपेयर किया जाएगा, जापान के साथ उसी को कंपेयर किया जाएगा, यूएसए के साथ, और जिसका ज़्यादा बेटर होता है उसको अप्रेज भी किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे। साथ ही साथ यहाँ पे CCPI की अगर बात करें तो 2021 की जो इवेल्यूट्स और कंपेयर किया गया है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्म्स का, ये टोटल यहाँ पे 57 कंट्रीज़ को देखा जा रहा है, और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन भी है तो यहाँ पे 27 कंट्रीज़ अलग से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो। और जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है आपको देखने को मिलेगा मोर देन 90% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की इमिशंस के रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये 57 कंट्री और 27 कंट्री जो है ना, ये आप लोग देख सकते हो कि 84 कंट्रीज़ ऐसी है जिसमें कि 90% से भी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की इमिशन हो रही है। तो इसलिए इन सारे कंट्रीज़ पे ही यहाँ पर टारगेट किया जाता है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतना टारगेट नहीं किया जाता सारे कंट्रीज़ को। ठीक है, ये बातें बेसिक है, आप समझ गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे निकल कर आया है उसके ऊपर यहाँ पे कुछ एनालिसिस की जा रही है तो उसको हम लोग को समझना होगा। देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे एक पेरिस एग्रीमेंट है जिसको, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने कंट्री में पेरिस एग्रीमेंट की जो भी यहाँ पे गाइडलाइंस रखी गई थी उसको हम लोग अपने कंट्री में अपने अकॉर्डिंग जो हम लोग ने सेट किया है उसको हम लोग कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, INDC। अब यहाँ पे निकल कर आया है इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत ही हमने रखा था, और हमने ये कसम खाई थी ना कि हम लोग 33 से 35% रिडक्शन करेंगे इमिशन का, और कब तक, तो 2030 तक। आपको पता है कि इंडिया जो है ना हर एक कंट्री से, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से अपना टारगेट हम लोग पहले रखते हैं। अब वो बात अलग है कि 10 में से एक ही टारगेट को हम लोग अचीव करते हैं, लेकिन हम लोग टारगेट रखते बहुत ही आगे रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें टारगेट बहुत ज़्यादा है, पीछे है, और हमारा 2030 तक ही है। और जो लेवल हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे वो 2005 से करेंगे कि 2005 में हमारा इमिशन कितना था, उसी को कंपेयर करेंगे 2030 में। हमने जो है इसके कंपैरिजन में एटलीस्ट 30 to 35% हमने रिडक्शन कर लिया है। ये चीज़ें हमारे द्वारा कहा गया है किसमें, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन में। अब इसमें आप लोग देखो कि कहा गया कि जो भी हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो 40% तक करेंगे। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू हम लोग, एफॉरेस्टेशन कहने का क्या मतलब है, पेड़ को लगाना, ठीक है, वृक्ष को लगाना, वृक्षारोपण। तो एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, जो कि आज के डेट में ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में है एटमॉस्फेयर से। तो कुछ अचीवमेंट और कुछ कंसर्न है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। कसम क्या खाए थे इंडिया वाले, ये आप समझिए। इंडिया के द्वारा कसम खाया गया था कि नॉन फॉसिल फ्यूल की तरफ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो 40% तक करेंगे। साथ ही यहाँ पे 3 बिलियन तक जो है 3 बिलियन टन्स ऑफ हम लोग यहाँ पे एफॉरेस्टेशन करेंगे, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कम करेंगे। चलिए, ये दो तरीके का हम लोग ने कसम खाया था। देखिए, फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, फॉसिल फ्यूल से आप लोग देखो इसमें आपका कोयला आता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब आप लोग देखो घर में भी जो है गांव वगैरह में आप देखोगे कि महिलाएं जो है ये इस कोल का इस्तेमाल करती है खाना पकाने के लिए। साथ ही आप लोग काव डंग भी देखते हो कि इसका भी इस्तेमाल किया जाता है खाना वाना वगैरह वगैरह बनाने के लिए। तो इससे जो है ना धुआं, बहुत गंदे धुआं निकलते हैं, इससे इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि हमें इस सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये आप समझ गए। अब अचीवमेंट देखते, हम लोग कसम तो बहुत बड़ा खाए थे, अब उस कसम के अकॉर्डिंग कितना इंडिया उतर पाया है इसको आप समझो। हम लोग ऑन ट्रैक है कि हम लोग यहाँ पे जो पेरिस एग्रीमेंट टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे।
इंडिया इज़ द ओनली मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड जिसमें कि 2 डिग्री सेल्सियस तक का कंपैटिबल क्लाइमेट टारगेट है, और ये हम लोग ओवर अचीव करेंगे अपने 2030 के टारगेट से, यानी कि पहले ही कर लेंगे, ये कहा गया है। इंडिया में आप देखो, हमारे इंडिया में इमिशन इंटेंसिटी जो है ना 2020 तक कहा गया है कि 21% तक कम हो गया है। अब ठीक है, 21% तक कम हुआ है क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हो कि लॉकडाउन था, सारी चीज़ें बंद हो गई, फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। तो एक अपने आप जो है ना कुदरती तरीके से हमें ये मौका मिल गया कि हम लोग अपने इमिशन को कम कर सकें। साथ ही सोलर कैपेसिटी आप लोग देखते हो कि हमारा बहुत ज़्यादा है और हम लोग बढ़ा भी चुके हैं। कहाँ 2014 में सिर्फ 2 गीगावाट था, आज के डेट में आप देखो 36 गीगावाट है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भी आप लोग देखो कि हम लोग 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक हम लोग जो है अपनी 175 जो गीगावाट का टारगेट है उसको कहीं ना कहीं अचीव करेंगे। साथ ही इंडिया का टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर भी आप देखोगे, जो इस फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट निकल कर आया था उससे ये पता चला है कि हमारे यहाँ ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है, 80 मिलियन हेक्टेयर तक का है ये हमारे यहाँ पे। और साथ ही साथ इससे ये देखने को मिलता है कि 2017 के कंपेयर में 5188 के स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हमारे यहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ा है। तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, इंडिया के द्वारा काम किया जा रहा है और हम लोग जो है कहीं ना कहीं इस टारगेट को, हमारी जो सेट की गई है टारगेट, उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है कि हमारी इमिशन कम हो गई है 21% तक, और सोलर कैपेसिटी हमारा बढ़ा है, साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारा बढ़ा है, और साथ ही हम लोग का जो फॉरेस्ट कवर और जो ट्री कवर है वो बढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल स्टेज में क्या इनिशिएटिव है। इंडिया के द्वारा 2 मेजर इनिशिएटिव लिया गया है। एक तो आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और दूसरा यहाँ पे CDRI कह रहे हैं, ठीक है। CDRI क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन दोनों को प्यार से समझिए। सबसे पहले आप समझिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या। ये देखिए एक ग्लोब है हमारा, ठीक है। इसमें आता है ये इक्वेटर जो कि 0 डिग्री में, फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, और फिर आपको ये नॉर्थ पोल देखने को मिलेगा, ये साउथ पोल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आर्कटिक रीजन होता है, ये अंटार्कटिक रीजन होता है। अब हमारा यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, इसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, और यहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हमारे द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाया गया जिसको इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी कि ऐसा कहा गया कि वो सारे देश जो कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं और उनमें जो है सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो सारे देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन सकते हैं। जो कि इस तरीके से सूरज की रोशनी आ रही है तो सूरज की रोशनी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और उससे हम लोग अपने कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि कोयले के इस्तेमाल पे जो है वो कम हो पाएगा, हम लोग कोयले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन निकल कर आएगी, ठीक है। ये हमने कहा था ISA में। सेकंड है, और हाँ, ये एकमात्र आपको जो है पूरे वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया के गुरुग्राम में है। फाइन। अब CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स कि प्यारे से शब्दों में आप समझिए कि जब भी आपके शहर में, जहाँ पे अभी आप रहते हो, किसी भी तरीके का अगर डिजास्टर आता है, मान लीजिए आपके यहाँ साइक्लोन आ गया, या फिर आपके यहाँ बाढ़ आ गया, या फिर आपके यहाँ सूखा आ गया, या फिर अर्थक्वेक ही क्यों ना आ गया, तो सबसे ज़्यादा जो हिट होते हैं वो हमारे आम जनता होते हैं, नो डाउट। लेकिन सेकंड नंबर पे जो हिट होता है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि बाढ़ में भी जो है ना बहुत सारे रोड क्रैक हो जाते हैं, अर्थक्वेक में भी यही होता है। मेनली आप लोग जो है कोई ना कोई डिजास्टर में आप लोग देखते हो कि रोड्स क्रैक हो जाते हैं, हाईवे टूट जाते हैं, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है वो सारी टूट जाती है, बहुत सारे डैम्स जो है वो क्रैक कर जाते हैं, इवन बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो भी क्रैक कर जाते हैं, और वो जो है ना पानी के साथ मिल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई। इससे क्या हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा हमारा डैमेज होता है। अब एक बार को आप समझिए कि एक डैम बनाने में कितने करोड़ों रुपए की खर्चे हो जाते हैं, और एक बार बाढ़ आता है तो उसकी नींव हिल जाती है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अगर किसी भी तरीके से डैम में अगर कोई डैमेज निकल कर आता है, क्योंकि रिपेयर में अगेन उतना ज़्यादा खर्च देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि और रोड वोड बनाना या फिर आपका हाईवे बनाना, तो बहुत ज़्यादा जो है उसमें खर्चे होते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारी सरकार ने ऐसी बात कही है कि डिजास्टर तो हम लोग रोक नहीं सकते,
क्योंकि जो नेचुरल डिजास्टर है उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं, उसको आने से रोक नहीं सकते। तो क्यों ना उससे जो हम लोग को बचाव करना है, हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिसको डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, कि डिजास्टर आकर चले जाए लेकिन हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ फोड़ के ना जाए, हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर्ट करके ना जाए। तो इसके लिए ऐसा कोएलिशन बनाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स है जो कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे सपोर्ट करेगी, डेवलप्ड और डेवलपिंग भी है, जिसके थ्रू हमारा क्लाइमेट और जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब इसकी भी आप लोग देख सकते हो कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका यहाँ पे कहाँ है, दिल्ली में है। तो ये दो आप लोग याद रख सकते हो, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने यहाँ पे जो टारगेट रखे हैं उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे ये इस दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाकर। हमारे यहाँ कुछ अदर एम्बिशियस टारगेट भी बनाया गया है। इंडिया में आप देखते हो कि प्लान है, पहला हमारा क्या था कि 2022 तक जो है हमें 175 गीगावाट तो हमें हासिल करना ही है, रिन्यूएबल एनर्जी तो हमें यहाँ पे जनरेट करना ही है, जिसमें से भी आप देखते हो कि यहाँ पे कैटेगराइज किया गया कि सोलर एनर्जी 100 गीगावाट है, विंड एनर्जी यहाँ पे 60 गीगावाट है, उसके बाद आपका आता है 15 गीगावाट, जो कि मुझे लगता है कि ये शायद हाइड्रो है ना, वाटर एनर्जी है, हाइड्रो है, ठीक है। ये दोनों में मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अगर ये इंटरचेंज है तो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है और भी ज़्यादा टारगेट बनाए, एक टारगेट अचीव नहीं हुआ, एक होता है ना कि और भी ज़्यादा यहाँ पे जो है थोड़े लालच हो गया, यानी कि आगे चलकर हम लोग 2030 तक क्या करेंगे कि 450 गीगावाट तक हम लोग अपने यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, यानी कि हम लोग अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये जस्ट वैसे ही होता है कि अगर आप लोग देखो कि स्टेट पीसीएस अगर किसी का भी क्लियर हो जाता है ना, तो उसके अंदर एक डबल जोश आ जाता है कि नहीं अब नेक्स्ट टाइम तो यूपीएससी दे के क्लियर कर ही लेना है। बहुत बच्चे कर लेते हैं, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है, समझदारी बढ़ जाती है, लेकिन बहुत बच्चे नहीं भी कर पाते हैं, वो अलग सी डिबेट है। लेकिन यही चीज़ आप लोग यहाँ पे भी समझ सकते हो कि हम लोग छोटे टारगेट को रखें, वो अचीव किए तो फिर बड़ा टारगेट रखें, ठीक है। सेकंड है कि हम लोग यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर हम लोग पर कैपिटा इंडिया में देखें तो बहुत कम है, 500 किलोवाट आवर है। वही अगर हम लोग वर्ल्ड की एवरेज देखें तो ये 3000 किलोवाट आवर पर कैपेसिटी है। इंडिया की जो एनर्जी इंटेंसिटी है ना जीडीपी का, वो भी आपको देखने को मिलेगा कि हाफ है। खैर इतना यहाँ पे आपको इतना याद नहीं करना, याद यही करना है कि हमारी जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस पर कैपिटा है इंडिया में जो है वो बहुत कम है, 500 किलोवाट आवर है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि कंजप्शंस हमारी कम है, तो हम लोग यहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट भी होते हैं तो हमारे ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। तो ये हमारी जो है यहाँ पे अच्छी पॉइंट्स बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत ही बल्ले बल्ले करते हुए अपनी जो टारगेट रखे उसको अचीव कर लेंगे। प्रॉब्लम तो आएगी, आप लोग भी अभी जो भी स्टेजेस में हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत बच्चे स्टेट पीसीएस देते हैं, बहुत बच्चे यूपीएससी में लगे हुए हैं, तो जो भी स्टेजेस में आप लोग हो तो किसी भी स्टेजेस को हल्के में नहीं लेने हैं, है ना, हल्के में नहीं लेने का। और किसी कहीं पे भी ये नहीं समझने का ना कि मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं निकाल लूँगा, मुझे लिखना बहुत अच्छा आता है, मैं मीन्स अच्छा चला जाएगा, मुझे बोलने में मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा। किसी भी स्टेज को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि उससे पहले आपको बहुत मेहनत करनी होगी, उससे पहले आपके सामने चैलेंजेस भी बहुत आएगा। उसी तरीके से हम लोग कह तो रहे इतना छोटा बड़ा सारा हम लोग एम्बिशियस यहाँ पे बना के रखे, लेकिन हम लोग को सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको समझना होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग कोल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। कोल पे डिपेंडेंट है, इसके कारण जो है थोड़ा सा लगता है कि कैसे हम लोग जो है इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। और यूपीएससी में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछा गया था कोल के ऊपर, आप लोग देखते हो हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में कोल मिलती है बराबर, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में कोल नहीं मिलती, हमारे यहाँ में कोल मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कोल मिलती है ना उसकी क्वालिटी बहुत कम होती है, अप टू द मार्क नहीं होती है, जो कि हमारे थर्मल पावर प्लांट को ज़रूरत होता है। और कोल में भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे यहाँ बिटुमिनस मिलता है, और या तो आप लोग देखो कि पीट मिलता है, पीट तो मिलता ही है जिसकी क्वालिटी बहुत गंदी है और इसमें इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। एंथ्रासाइट कोल की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन ये हमारे कंट्री में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ही मिलता है, जिसको हम लोग मेजोरिटी इस्तेमाल नहीं कर पाते। बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट ये सब बहुत मिलते हैं, लेकिन यूज़ जो होता है हमारे यहाँ वो बिटुमिनस ही होता है, जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि हमारे कंट्री में जितना कोल अवेलेबल है ना उतने ही कोल हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं, और इम्पोर्ट करने का बस एक रीज़न है क्योंकि हम लोग अच्छे क्वालिटी वाले जो कोल है उसको इम्पोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो कोल है वो अच्छे क्वालिटी के है ही नहीं, तो इसीलिए आज के भी डेट में आप लोग देखोगे कि कोल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और कोल से आप लोग देखो कि 68% जो है इंडिया की ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती ही होती है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस मंथ में
नवंबर की और अक्टूबर की। आप लोग ज़रूर इन्वायरमेंट सेक्शन की देख लीजिएगा विज़न आइज की मैगज़ीन, जिसमें कि हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से इमिशन हो रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि 60% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की, भारतवर्ष की, वो आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज है। तो इसीलिए इतने बड़े लार्ज सेक्टर्स में लोग इंगेज हैं और वहाँ से इमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा टैकल कर पाना हमारे लिए चैलेंजिंग होगा। तो इंडिया का जो है एक सिग्निफिकेंट फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ आप देखो, जो कि क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है, और इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका इमिट होता है, और मीथेन भी आपका इमिट होता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। साथ ही आप लोग देखो कि क्लीन एनर्जी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। इंडिया के अगर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर के इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे कम हुआ है। यानी कि 2017 में जहाँ 32% तक इन्वेस्टमेंट होता था क्लीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी कहने का मतलब है कि साफ़ सुथरा एनर्जी, यानी कि कहाँ से निकल कर आया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से निकल कर आया। तो इसमें आज के डेट में कितना है, तो मात्र 12% है। तो इन्वेस्टमेंट कम होते जा रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है। साथ ही कुछ टारगेट भी हमारी कम हो गई है। जैसे इंडिया के द्वारा अपना एक टारगेट जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2030 तक ये कहा गया था कि 30% तक जो है ना ये हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, जो कि पहले ओरिजिनली प्रपोज किया गया था कि 2030 तक हम लोग 100% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल करेंगे। अब ये टारगेट कम कर दिया गया कि ना भैया 100% तो ना हो पाएगा, 30% तो ज़रूर हो पाएगा, तो हम लोग इतने ही करेंगे। तो इससे भी देखने को मिलता है कि कहाँ तक हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की जो बेंचमार्क है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे, उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे। सो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जो आपको याद रखना है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट को, डील को और पेरिस एग्रीमेंट के गाइडलाइन को हम लोग कहाँ तक ये सक्षम है कि इसको हम लोग अचीव कर सकें। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए एक बार समराइज़ कर देते हैं। ये इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग इन्वायरमेंट के बारे में लिखो, क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखो, बस इस इंडेक्स को चिपका देने का, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कहीं पे भी आप लोग को अगर लग रहा है कि इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है कि क्लाइमेट चेंज जैसा सेंसिटिव इशू है ना आज की डेट में, लोग इसी पे भी तो बात करते हैं, आप लोग भी तो बात करते ही हो। आज की डेट में आप देखो नॉर्थ इंडिया में कितना ज़्यादा ठंड है, और लास्ट ईयर में इस समय ठंड नहीं थी। जिस समय ठंड आनी चाहिए उस समय ठंड नहीं आ रही, जिस समय ठंड चली जानी चाहिए उस समय ठंड आ रही है। तो भैया समझ में ही नहीं आ रहा है कि वेदर पैटर्न हो क्या रहा है। तो इसलिए आपको ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो इस तरीके का इंडेक्स अगर आप बोल के बताते हो ना कि हाँ इंडिया की 10th रैंक है इसमें और हम लोग ने इस तरीके से काम किया, ये करना बाकी है, तो इंटरव्यूअर भी ये सोचता है कि भैया ये तो वाह वाह कितना सोच के आए, कितना पढ़ के आए, कितना तैयारी करके आए, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो इस तरीके का आपको काम करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। जो बेसिक चीज़ है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन पब्लिश करता है और कब से ये स्टार्ट हुआ है, और 2015 पेरिस क्लाइमेट के बाद इसकी क्राइटेरिया चेंज हो गई, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक यहाँ पे खाली है, इंडिया का रैंक यहाँ पे 10th है। इंडिया के साथ यूरोपियन यूनियन और यूके का रैंक अच्छा है। साथ ही अपनी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसकी टारगेट हमने देखी। कोविड-19 के कारण आप लोग कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस की इमिशन कम हो गई, तो थोड़ी सी हमारी जो यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का जो यहाँ पे मंशा है वो थोड़ा सही दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे हम लोग ने एनालिसिस किया कि हमारी अचीवमेंट ऑन टारगेट ऑन ट्रैक है कि नहीं है, और कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी देखे। ठीक है, आइए इसी के साथ इसी का भाई है एक इमिशन गैप रिपोर्ट 2020, इसको भी देख लीजिए। इमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये एनुअल देखते हैं, एक साल का देखते हैं, और इसको जो रिलीज़ किया जाता है ये है एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। इमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में आप देखो तो ये हर साल जो है यूनाइटेड नेशन इमिशन प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसमें मेनली गैप देखते हैं, इमिशन गैप। ठीक है, एक तरीके का आप गैप देखोगे कि कितना एस्टिमेट लगाया गया था कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा, और कितना लोग जो है ना उस एस्टिमेशन को अचीव करने में इतना प्रयास कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं। वो जो अपने यहाँ पे जस्ट हमने अभी क्या देखा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर कि हमारी क्या क्या टारगेट थी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली हमने क्या टारगेट बनाया, और अब तक जो है हम लोग कितने टारगेट के क्लोज है, कितना हम लोग जो है हमारी हरकत है जिसमें ये क्लियर हो पाएगा कि हम लोग सच में 2030 तक अपनी टारगेट को अचीव कर पाएंगे कि नहीं। तो इस गैप को यहाँ पे देखना है। ये जो गैप इमिशन है ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि कल इतनी थी तो आज के डेट में इतनी है, यानी कि ये 2019 की इतनी थी तो 2020 की इतनी गैप है, ये बढ़ते जा रही है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की इमिशन आप देखो तो बढ़ते ही जा रहा है, थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर में भी। 2015 से ही यहाँ पे आपको वार्न कर दिया गया था पेरिस क्लाइमेट के तरफ से कि रुक जाइए, आप लोग इमिशन मत कीजिए, बट तब से आप लोग देखिएगा कि थर्ड कंटिन्यूस ईयर में भी ये ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बढ़ती जा रही है।
आज की डेट में जो ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये भी एक सीरियस इनएडिक्वेट है, जिसके कारण हम लोग देख सकते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट की जो गोल है उसको अचीव कर पाना थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है 3 डिग्री सेल्सियस से एटलीस्ट ये कहा जा रहा है। कंट्रीज़ जो यहाँ पे कमिट की थी कि नेट ज़ीरो इमिशन गोल होगा, यानी कि आप देखो कि 126 कंट्रीज़ में से, जैसे कि यूके है, यूरोपियन यूनियन है, चाइना, जापान, फ्रांस है, वो यहाँ पे अकेले ही 51% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में ये अपना कवर करते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया है कि वो यहाँ पे नेट ज़ीरो गोल को अडॉप्ट कर रहे हैं और अनाउंस किए हैं, अंडर कंसिडरेशन है इनका, यानी कि ये अभी बताएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि चाइना के द्वारा बताया गया कि 2060 तक वो यहाँ पे इसको नेट ज़ीरो करेंगे। जापान के द्वारा बताया गया, कोरिया के द्वारा बताया गया कि 2050 तक वो यहाँ पे करेंगे। तो वैसे भी आप लोग देख सकते हो कि कई लंबा साल इन्होंने ले लिया। साथ ही कंजप्शन बेस्ड इमिशन है, यानी कि आप लोग देखो कि 2/3 ऑफ द ग्लोबल इमिशन है ना, उसको यहाँ पे प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से लिंक किया गया है। इनइक्विटी है इमिशन में, यानी कि इमिशन अगर आप लोग रीचेस देखोगे तो 1% है ग्लोबल पॉपुलेशन का, जो कि मोर देन ट्वाइस है अगर हम लोग इसको कंबाइन करें जितने भी पुअरेस्ट 50% है। तो यानी कि इनइक्विटी है, कहीं पे किस कंट्री में आप देखोगे इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और किसी कंट्री में इमिशन बहुत कम हो रहा है। तो इस तरीके का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इमिशन गैप का मतलब क्या होता है कि हमने क्या सोचा था और अभी हम लोग कहाँ हैं। यानी कि आप लोग समझो कि जैसे प्रीलिम्स की आप लोग की कब होने वाली, 27 जून को है इस बार। ठीक है, तो आप लोग जो है क्या यहाँ पे सोचे थे लास्ट ईयर ही, जब 24 अक्टूबर को आपने दिया था प्रीलिम और आपकी प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रही थी, तो आपने एक बहुत अच्छा खासा शानदार रूटीन बनाया होगा कि नेक्स्ट ईयर तो क्लियर करना है और इस तरीके से रूटीन लेकर चलना है। तो अब आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे, मुझे लगता है 6 महीने से भी कम बचे, 5 महीने ही लेके चलिए, जनवरी तो ऐसे ही हंसते खेलते अब ख़त्म हो गया। तो 5 महीने आपके सिर्फ बचे हैं, बाकी के टाइम आपके ख़त्म हो गए हैं। तो क्या आपने प्लान किया था और अब तक आप कहाँ हो, इसको कहते हैं गैप। यानी कि मान लीजिए कि आपने ये प्लान किया था कि 30 घंटे आप पढ़ोगे और अब तक आपने कितना पढ़ा इतने दिन में, तो मात्र 14 आवर्स पढ़ा, तो यानी कि आपका यहाँ पे 16 आवर्स का गैप हो गया। ठीक है, ये घंटे में ऐसे ही एग्जाम्पल लेने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि 30 घंटे आप लोग को सेट करनी है ना बाबा, घंटे सेट नहीं करनी है, आप लोग को अपना जो है सिलेबस दे के पढ़ाई करनी है, घंटे के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है कहीं भी। तो ये बात आप लोग हटा दीजिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गैप कितना हुआ, 16 आवर्स, यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। सजेस्ट किया गया है कुछ यहाँ पे स्टेप्स की, जिससे कि हम लोग इमिशन को कम कर सकेंगे। तो देखिए, इमिशन गैप को कम कर सकेंगे तो सबसे पहले क्या करना है कि हाउसिंग में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। जैसे कि आप लोग देखो कि हाउसिंग में, यानी कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है जिससे कि इमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, कहीं पे सिलेंडर गैस का इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पे इमिशन कम होता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी आप लोग देखो कि इमिशन बहुत ज़्यादा होता है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बताया जा रहा है कि 38% तक टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होती है। तो ये अगर हम लोग देखें कि नेट ज़ीरो कार्बन अगर हम लोग को यहाँ पे ट्रैक करना है तो वो 2050 तक कर पाएंगे। साथ ही पोस्ट पैंडेमिक ग्रीन रिकवरी किया जा रहा है, यानी कि ग्रीन पैंडेमिक रिकवरी जो है, इससे इमिशन अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे 25% जो है ऑफ द इमिशन है। यानी कि ग्रीन रिकवरी क्या कहने का मतलब है कि आप लोग देखो पैंडेमिक के टाइम में जो है ट्रांसपोर्टेशन ठप थे, इंडस्ट्री ठप थी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है हरा भरा हमारा इन्वायरमेंट हो गया था। इन्वायरमेंट अपने आप जो है ना, वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की इमिशन नहीं हो रही थी, तो इन्वायरमेंट अपने आप जो है स्वच्छ हवा लेकर आ रही थी, एयर पॉल्यूशन जो है वो अपने आप डाउन हो गया था। तो इसलिए ये जो ग्रीन रिकवरी हो रही है उसी को हम लोग को लेकर चलना है, उसको वापस से हमें जो है गंदा नहीं करना है, ज़ीरो इमिशन टेक्नोलॉजी को हम लोग को सपोर्ट करना है। अच्छा, एक और रिवाइज़ करा देती हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि आप लोगों को पता है कि इंडिया सल्फ़र डाइऑक्साइड को इमिट करने में सबसे टॉप में है। भाई हम लोग ये सारी चीज़ों में ना टॉप में रहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हमारी इंडस्ट्री से ना सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा इमिट होती है। तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कि कहा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके थ्रू ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की इमिशन है वो बहुत हद तक कम होगी। ठीक है, ख़त्म नहीं होगी लेकिन बहुत हद तक कम होगी। तो ये है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, या फिर गैस फ्लू भी आप लोग कह सकते हो, GFT भी कहते हैं, ये डी सल्फराइजेशन, गैस फ्लू डीसल्फराइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमें हमारे कंट्री में कहा गया है कि हर एक थर्मल पावर प्लांट में इस टेक्नोलॉजी को लगाना चाहिए, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन कम हो पाएगी। बट इस टेक्नोलॉजी, आपको पता है कुछ भी मशीन या न्यू टेक्नोलॉजीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हमारी यहाँ ये हो नहीं पाती है कि हम इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों को ख़रीद सके, अफोर्ड कर सके और उसको जो है हर एक थर्मल पावर प्लांट में इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसके कारण जो है थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ। तो सपोर्ट करना है जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी को, तो यहाँ पे वही चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जा रहा है। साथ ही हम लोग को रिसर्च और डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की डेट में आप लोग 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ज़रूर राइड ड्राइव करते हो, तो मेरा यही मानना है कि CNG आ चुका है,
हर एक स्टेट में आपको सीएनजी अधिकतर देखने को मिलेंगे ही। हालांकि ये आपको थोड़े डिस्टेंस में देखने को मिल सकता है, लेकिन सीएनजी में अगर आप लोग एक बार किट लगवा लो अपने गाड़ी में तो उसके बाद जो है आपकी पॉल्यूशन कम हो जाएगी, आपका खर्चा भी बच जाएगा। हर एक तरीके से आप लोग देखोगे कि फ़ायदा ही है। तो इसमें भी आप लोग यही कर सकते हो कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसके कारण आप भी, हर एक इंडिविजुअल जो है ना कहीं आप देखोगे कि आप लोग कंट्रीब्यूट करते हो। जो आज की डेट में ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप भी हकदार हो, मैं भी हकदार हूँ। तो मैं क्या की हूँ कि अपनी गड्डी में मस्त सीएनजी किट लगाई हूँ, सीएनजी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, थोड़ी सी तो हैबिट चेंज करनी होगी ना, बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसा हम लोग कल जी रहे थे, आज क्या होगा कि उससे बदतर वाली लाइफ जिएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग देखो यूजुअला स्कीम है जिसके थ्रू सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि बीपीएल फैमिली में महिलाओं के नाम पर गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो उसकी टारगेट भी बहुत अच्छे से हमने अचीव भी करी थी, सेकंड फेज़ भी स्टार्ट हो गया है। तो वही चीज़ें करनी चाहिए कि जितनी रेस्ट ऑफ द फीमेल बच गई है, घरें बच गए हैं, तो उनमें भी इस तरीके का जो है प्रावधान देना चाहिए। और रिफ्यूलिंग की प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन ज़रूर देना चाहिए सरकार को। तो फॉसिल फ्यूल का जो है ना, एक तो घर पे ये आपका हो सकता है हाउस होल्ड में, दूसरा जो कोल को जो है ना, कोल के यूज़ को कहीं ना कहीं हम लोग को रिप्लेस करना होगा, तो उस पर ध्यान देना है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आना है, यानी कि एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करना है। जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं तो उसको थोड़ा सा बचाइए, पानी वानी दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ये आप लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि गुड प्रैक्टिसेस को आप लोग लेकर आओ, कंट्रीज़ में लेकर आनी है, और हर एक लोग के कंट्रीब्यूशन से ही ये सही हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेट्रोल कार को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग साइकिलिंग वगैरह यूज़ कीजिए ना, कितनी अच्छी चीज़ है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप लोग स्कूटी लेके निकल जाते हो, क्या आप लोग बहुत अच्छा समझते हो, मतलब कि बहुत अच्छी वाली काम कर रहे हो, आप लोग स्कूटी लेके निकल जाते हो। बेटर है ना कि साइकिल लेके निकलना स्टार्ट कीजिए। मैं एक चीज़ कहती हूँ कि एक बार अगर कोई लोग इसका इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करे ना, तो एक दूसरे को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे स्कूटी पे चढ़ने का जो ये जोश आया ना, ये एक दूसरे को देख कर ही आया है कि अच्छा पड़ोसी में स्कूटी है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। वो अगर दूध लेने के लिए स्कूटी लेकर जा रहा है तो मैं भी दूध लेने के लिए स्कूटी लेकर जाऊँगी। ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, आप साइकिल लेकर जाओ, इससे आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। इतने हेक्टिक स्केड्यूल में आप जानती हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, तो ये सारी चीज़ों में आप लोग एक्सरसाइज इंक्लूड कर दो ना, कि जब भी आप दूध लेने जाओ, कुछ भी सामान लेने जाओ, कुछ भी कभी भी, तो साइकिल का इस्तेमाल कर लो, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, लोगों को तो यहाँ पे दिखाने में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है। ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन जो भी है ये फैक्ट है और सही बात है मैं कह रही हूँ। साथ ही सोचिए, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है हमारे हाउसिंग में, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ही हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। प्रोविज़न होना चाहिए कि लो कार्बन फूड ही पब्लिक सेक्टर में इस्तेमाल किया जाए। और जो फूड की जो वेस्टेज होती है, यस, जो आप लोग पार्टी में जाते हो और एकदम ठूस ठूस के खाना खाते हो, प्लेट में जो है सारी चीज़ें ले लेते हो, थ्री इडियट्स को देखकर आप लोग ने इंस्पायर हो गया होगा। तो इंस्पायर्ड होने की ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ों से, और डबल डोज खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग खाते हो उतने ही खाना लीजिए, फ्री में नहीं मिल रहा है। आप लोग ये याद रखिए कि किसी भी वेडिंग में जाते हो तो आप लोग गिफ्ट देते हो, गिफ्ट दे रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, उसी पैसे से आप लोग खाना खा रहे हो, तो कम से कम अपने ही पैसे का लिहाज कर लीजिए कि थोड़ा कम ही खाइए। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत वेस्टेज होती है, मेरे घर में भी पार्टी हुई थी, इतनी वेस्टेज थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग ऐसे कैसे करते हैं। घर पे भी आप लोग ऐसे ही करते हो क्या? तो फिर पार्टी में जाकर आप लोग ऐसा क्यों करते हो? तो ये काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं बहुत सारे पार्टीज में गई हूँ तो वहाँ पे भी देखती हूँ कि ऐसे ही होती है। टेस्ट करने के लिए लोग ले लेते, अच्छा नहीं लगा तो फेंक दिए। मत कीजिए ये काम। टेस्ट करने के लिए भी ले रहे हैं ना, तो कायदे से थोड़ा सा ही लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, अच्छा लग रहा है फिर दोबारा ले लीजिए। मना थोड़ी करता है आपको कि नहीं 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 देंगे आप लोगों को। तो ये बात है। ठीक है, देखिए इमिशन गैप रिपोर्ट आप लोग समझ गए कि कौन ये प्रस्तुत करते हैं? तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इमिशन गैप का मतलब आप लोग समझ गए। क्या क्या फाइंडिंग किया गया है इसमें? इस रिपोर्ट में ये बताया गया ना कि हमारा जो हालत है ना, वो एकदम बाबा जी का ठुल्लू टाइप है। यानी कि इंडिया और दूसरे कंट्री ये कह रहे हैं कि वो लोग पेरिस एग्रीमेंट के जो गाइडलाइंस है उसको अचीव कर लेंगे, उसके टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जी का ठुल्लू टाइप यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे कंट्रीज़ में किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा है। कुछ यहाँ पे बस स्टेप्स बताया गया है कि बाबू लोग, आप लोग इस तरीके का काम कर लीजिए। पैंडेमिक के कारण अगर इन्वायरमेंट अपने आप रिकवर हुआ है तो उसको वापस से बर्बाद मत कीजिए। और सॉल्यूशन है, बहुत सारी सॉल्यूशन है, तो उस पर ध्यान देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए थर्ड आर्टिकल भी देख लेते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
टाइम तो हो गई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसे भी थोड़ा सा पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी हम लोग फ्लो में है ना, बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, पॉल्यूशन हो गई है। तो इसमें एक और तरीके का आप लोग अपनी जो है ना एक पॉल्यूशन देख लीजिए। रिसेंटली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है लैंसेट जर्नल के द्वारा, और इसमें इंडोर एयर पॉल्यूशन यानी कि घर के अंदर किस तरीके का पॉल्यूशन है उसमें देखा गया है। ये बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो पॉल्यूशन है ना, उससे 64% तक यहाँ पे डेथ देखने को मिला है 2 डिकेड में। एक डिकेड 10 साल का होता है, 2 डिकेड 20 साल का, ठीक है। ये बताया गया है। अब आप लोग डर मत जाइएगा कि हाँ घर में रहने से भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कॉमन इंडोर एयर पॉल्यूटेंट क्या क्या है। तो एयरबॉर्न पार्टिकल्स है, जैसे आप लोग देखो कि डीजल जो एग्जॉस्ट होती है उसमें डस्ट है, स्मोक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इनहेल करते हैं ना, बड़ी गंदी होती है, हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता। हमारा लंग्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है जब हम लोग इस तरीके की गंदी गैसेस को इनहेल कर लेते हैं। दूसरी है कि इंडोर फॉर्मल्डिहाइड है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल से आप लोग देखो, फर्नीचर वगैरह से, कुकिंग करने से, स्मोकिंग करने से। अब जो लोग स्मोक करते हैं उनकी तो लंग्स ही ख़राब होती है, साथ ही साथ उस वो जो स्मोक के धुएँ होते हैं ना, उसके संपर्क में और भी जो लोग आते हैं ना, वो भी मानिए कि वो भी उतने ही डेंजरस है, जो स्मोक कर रहे हैं और जो स्मोक करने के बगल में बैठे हैं, दोनों का एक ही काम है। इससे बेटर है कि दोनों स्मोक कर ही लीजिए, ठीक है। या तो ना कीजिए या तो सब कीजिए। साथ देने वाले दोस्त लोग भी बहुत होते हैं कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा, नहीं पियोगे, लेकिन पीने वाले के साथ आप बैठे हो और आप खुद को समझ रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाबा बन रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप भी अपने हर्ट को, अपने लंग्स को उतने ही हर्ट कर रहे हो जितना आपका दोस्त कर रहा है। तो बेटर है या तो आप हट जाइए, उसको अकेले ही मरने दीजिए, या तो फिर आप ही पी लीजिए, या फिर आप लोग दोनों मत पीजिए। कुछ एक अच्छा सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। ये गंदी सॉल्यूशन होती है कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, पी रहा है वो। हाउस होल्ड ऑर्डर और गैसेज़ हैं, जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ होती है, मान लीजिए कि पेंटिंग वगैरह होता है। जब घर में पेंटिंग होती है तो कितना अच्छा स्मेल करता है, हम लोग और पेंट के डिब्बे में घुस घुस के उसे इनहेल करते हैं। प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि पेंट में बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो हमारे अगेन जो लंग्स है ना उसको हर्ट करता है। तो कहीं पे भी पेंट का सुगंध आता है तो हम लोग और जाकर सूंघते हैं उसे, तो वो काम नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप लोग अब से ये काम ना करोगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बहुत अच्छा लगता है तो पेंट के डिब्बे खोल खोल के सूंघते हैं। यार मत कीजिए, एक बार बेहोश हो जाइएगा, बस होश ठिकाना आ जाएगा। सेकंड है कि कुकिंग से, स्मोकिंग से अगेन ये प्रॉब्लम है। ओजोन है, ठीक है, ओजोन गैस होती है जिसकी यहाँ पे फॉर्मूला O3 है। आप लोग देखो कि ये बाहर भी होता है, ओजोन लेयर है। अब ओजोन लेयर 2 तरीके का होता है, बैड ओजोन लेयर, गुड ओजोन लेयर। गुड ओजोन लेयर आपका लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में होता है, और जो आपका बैड ओजोन है वो आपको अपर ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा। तो ये ओजोन भी जो गैस है ना, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हार्मफुल ब्रीथ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग तो समझ ही रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत तरीके से आपको इमिट होते हुए दिखता है, और ये सारे घर पे भी होते हैं। तो इसलिए अधिकतर कुकिंग अगर आप लोग काउडंग इस्तेमाल कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके कारण जो कुकिंग होता है ना, वो अगर गैस आप लोग इनहेल कर रहे हो, जैसे औरतें अगर उस तरीके से खाना बनाती है तो बच्चे भी वहीं रहते हैं, सबको इनहेल कर रहा है, तो सब बराबर के रिस्पॉन्सिबल है, सब बराबर जो है ना अपने आप को मृत्यु के नज़दीक वो लेकर जा रहे हैं। तो ये आप लोग समझ गए कि इंडोर एयर पॉल्यूटेंट कैसे कैसे है और कैसे कैसे हुआ, ठीक है। की फाइंडिंग आप लोग देख सकते हो। ये बताया जा रहा है ना कि एयर पॉल्यूशन से इंडिया में 1.67 मिलियन डेथ देखने को मिला है, बहुत बड़ी बात है। और डेथ रेट ड्यू टू ये इंडोर एयर पॉल्यूशन से जो है ये डिक्रीज़ भी हुआ है, 64% तक डिक्रीज़ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही इम्पैक्ट अगर हम लोग एयर पॉल्यूशन का देखें तो लेस डेवलप्ड स्टेट्स में ये जो है ना बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, यानी कि वैसे स्टेट, वैसे राज्य हमारे इंडिया में जो कि बहुत कम डेवलप्ड है, तो उसमें जो है ना ये इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब यहाँ पे इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में कुछ देख लेते हैं। इंडोर एयर पॉल्यूशन यानी कि इंडोर एयर क्वालिटी जो है ना उसको ये डिग्रेड कर रहा है हार्मफुल केमिकल और दूसरे मटेरियल से। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग ने देख लिया। तो प्रॉपर वेंटिलेशन का कंडीशन होना चाहिए आपके घर में। आज की डेट में तो एक नया स्टाइल चल रहा है कि वेंटिलेशन ही नहीं देते लोग। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशनर लग रहा है, एसी लग रहा है, तो वेंटिलेशन का क्या काम है। ठीक है, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, लेकिन प्रॉपर थोड़ा विंडो वगैरह आप लोग खोल दिया कीजिए। इस तरीके का क्या है, क्या स्मोक भी करते हो तो उसको बाहर कर दीजिए, घर पे मत रखिए ना। खुद तो मर रहे हैं, दूसरे अपने घर के भी मेंबर्स को आप लोग मार रहे हो, तो ये तो सही चीज़ नहीं है कि नहीं। या तो आप ही बाहर चले जाओ, बाहर ही स्मोक करके आ जाओ, ये बेस्ट तरीका है। तो ये होनी चाहिए। साथ ही साथ जो इंडोर इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे आउटडोर एयर क्वालिटी और पॉल्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग देखते हो कि जैसे बहुत ही फॉगी वेदर होता है तो घर के अंदर भी फॉगी फॉगी फील होता है, तो बाहर की जो गंदी हवा है ना वो हमारे घर के अंदर भी घुसती है। हवा और बदबू या खुशबू, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो ये तो घुसती ही है।
साथ ही अगर हम लोग इंडोर एयर पॉल्यूशन की सोर्सेज देखें तो वो ट्रेडिशनल बायोमास, कुक स्टोव्स, ये सारी चीज़ें हैं। और इनकम्प्लीट अगर किसी भी बायोमास का कंबशन होता है, आधा अधूरा अगर जलता है, तो उससे पर्टिकुलेट मैटर, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गंदी गैसेस यहाँ से निकलती हैं। साथ ही बहुत ही ज़्यादा सेवियरिटी अगर आप देखो तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कानून के द्वारा ये बताया गया कि जो लेवल है इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स का, ये 2 to 5 टाइम्स जो है हायर होता है। यानी कि घर के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एज़ कंपैरिजन टू बाहर, ये बताया गया है इस कानून के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे इंडिविजुअल के हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो ये ध्यान रखना है। लोगों को सेव करने के लिए इल इफेक्ट ऑफ इंडोर एयर पॉल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। एक है उन्नत चूल्हा अभियान, जिसमें कि यहाँ पे बायोमास जो कुक स्टोव है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा रहा है। और ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके थ्रू एलपीजी कनेक्शन यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को दिया जा रहा है। साथ ही रीट्रॉफिट है एयर कंडीशनिंग का, जिसमें कि यहाँ पे इंडोर एयर क्वालिटी को जो है ना यहाँ पे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप देख सकते हो रेस प्रोग्राम लाया गया था। रेस क्या है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये आप देख सकते हो एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, 2010 में क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव्स जो है इसको लॉन्च किया गया था। ये पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है, जिसमें कि कुछ पार्टनर्स यहाँ पे साथ आए थे और वो यहाँ पे जो भी इंडोर एयर पॉल्यूशंस का जो इश्यूज़ है उसको यहाँ पे बाहर लेकर के लाए थे। चैलेंजेस क्या है, कैसे हम लोग इसको टैकल नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि क्लीन कुकिंग टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी जैसे मैं उज्ज्वला योजना के बारे में बताई हूँ, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। दूसरा है कि लोगों की बिहेवियर चेंज, प्लीज़ ग्लोबल वार्मिंग के कारण लोगों की बिहेवियर चेंज बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग एयर कंडीशन पे ही बैठते हैं और इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसकी इस्तेमाल से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एयर कंडीशन जो है हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर की जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रही है। क्योंकि एयर कंडीशन में और आप लोग देखो रेफ्रिजरेटर में जो इंस्टेंट कूलिंग करने वाला जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ना, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो उसके बाहर इमिट हो रहे हैं, यानी कि बाहर से वो अंदर भी आ रहा है। बात वही है, हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर हम लोग ठंड हवा खा रहे हैं, ठंड हवा भी खा रहे हैं और साथ ही साथ गंदी हवा भी हम लोग अंदर ले रहे हैं। ये भी आप लोग सोचिएगा। मार्जिनलाइजेशन है, यानी कि इंडोर एयर पॉल्यूशन का अगर हम लोग पब्लिक डिस्कोर्स में देखें तो लोग इतना ज़्यादा समझते नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है और मार्जिनलाइजेशन भी है। तो देखते हैं कि कैसे ये चैलेंजेस जो है दूर हो पाती है। वे फॉरवर्ड में बताया गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है एक सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फंडिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हेल्थ में वो यहाँ पे दूर हो सके। लोगों को अवेयर करने का ज़रूरत है, यानी कि सबसे पहली बात है कि लोग अवेयर हो, उनको पता हो कि किस तरीके से जो है ना, जैसे अभी मैं आपको एक अवेयरनेस फैला दी कि स्मोकिंग आपको कैसे क्या करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि एलपीजी गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका जो है गंदी धुआं नहीं निकलती है। सोलर कुकर को यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, वेरी बेस्ट थिंग है यहाँ पे सोलर कुकर आप लोग ला सकते हो। ग्रीन रूफ होना चाहिए, यानी कि आप लोग की छतें जो है ना वो ग्रीनरी हो, वहाँ पे आप लोग जो है अच्छे तरीके से फूल पौधे लगाएं। और इंडोर अगर एयर पॉल्यूशन को फ्री करने के लिए भी बहुत सारे पौधे आते हैं, स्नेक प्लांट है, एयर पॉल्यूटेंट फ्री प्लांट है, इस तरीके के आपके प्लांट्स आते हैं। आप लोग उसको लेकर जो है ना, नेचुरल प्लांट को आप लोग घर के अंदर रखो, उससे आपका इन्वायरमेंट थोड़ा क्लीन होता है और पॉजिटिव वाइब्स भी उससे निकल कर आते हैं। तो ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन को इंडिया में कंट्रोल करना ये सिर्फ हमारे हेल्थ को ही इंप्रूव नहीं करेगा, बल्कि हम लोग का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव करने में हमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ इससे जो है हमारी गरीबी भी खत्म होगी, सोशल जस्टिस भी प्रमोट हो पाएगा। और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल जो है ना, ये आप लोग देखो कि यहाँ पे इंडिया सिर्फ खर्च ही नहीं करते, बट एसेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है, जिससे कि हमारे आगे आने वाले जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेटर तरीके से हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट बताया गया है। हेल्थ में क्या इम्पैक्ट है कि एयर पॉल्यूशन के बढ़ने से क्या होता है ना, हेल्थ रिस्क बढ़ जाते हैं। जैसे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एक्यूट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाता है, और साथ ही साथ लंग कैंसर होते हैं, ल्यूकेमिया होती है, स्ट्रोक होता है, हार्ट डिजीजेज़ होती है। वहीं अगर विमेन और एज्ड और बच्चों में अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं और इनकी आईक्यू लेवल थोड़ी कम हो जाती है, लर्निंग कैपेबिलिटी स्लो हो जाती है। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देखें तो लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाती है, आप लोग थोड़े थके थके फील करोगे, कुछ एलर्जीज़ भी हो सकती है, साइनस हो सकता है, कफिंग प्रॉब्लम हो सकता है। मोर्टालिटी रेट अगर हम लोग देखें तो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इंडोर पॉल्यूटेंट से जो है ना 3.8 मिलियन प्री मेच्योर डेथ हर एक साल होती है। इट मीन्स आप समझो कि आपका मरने का टाइम भी नहीं आया है, उससे पहले ही आप लोग मर जाते हो, प्री मेच्योर डेथ है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, मरना तो कोई नहीं चाहता है। अब बात
बात अलग है कि आप लोग का ब्रेकअप हो जाता है तो आप लोग को लगता होगा कि मर ही जाना चाहिए, वो एकदम स्टूपिड सी चीज़ है, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप लोग को लगता है कि सोसाइटी कर ले, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टूपिड सी चीज़ है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। एक बार ज़िंदगी मिली है ना, खुल के जीने का कोशिश कीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नेगेटिव नहीं देखना है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी है। हर एक सिक्के की दो पहलू होते हैं। आप लोग किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में मिलेगा ना, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ मिलेंगे। तो आपको पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करना है, नेगेटिव चीज़ों को ना थोड़ा इम्प्रूव करने के बारे में सोचना है। नेगेटिव चीज़ें हर एक चीज़ के साथ आती है, ठीक है। कुछ अच्छी चीज़ें हो, कुछ पुरानी बुरी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना है, बुरी चीज़ों को जो है ना ठीक करने का कोशिश करना है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये हमारी बुरी चीज़ें हैं कि हम लोग जो है, काफ़ी बता चुकी हूँ, बार बार नहीं रिपीट करूँगी, ठीक है। फिर आप लोग बोलोगे कि हाथों के पीछे ही पड़ गए हो। ठीक है, कुछ चीज़ें देखिए बुरी होती है, उसको छोड़ देना ही बेटर है। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन आप समझ गए। अब आप लोग में से कौन कौन है जो कि इंडोर एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो संभल जाइएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर घर में इस तरीके से देखिए, सरकार के द्वारा भी काफ़ी मदद किया जाता है। अब हर काम तो सरकार नहीं करेगी, हम लोग अपने लेवल पे भी आकर जो है ना, अपने घर को और अपने इन्वायरमेंट को ज़रूर थोड़ा सा क्लीन ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं अमोनिया पॉल्यूशन के साथ। मुझे तो मन करा था इससे भी आज ही पढ़ा दूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो कि इतने लंबे लेसन नहीं देखने पसंद आते। तो इतने लंबे लेसन नहीं देखना पसंद आता है, मुझे वही चीज़ लगता है कि आप लोग टाइम देखकर पढ़ाई क्यों करते हो, आप लोग सिलेबस देख के पढ़ाई करो ना। अच्छी चीज़ें, मैं अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे जल्दी कवर कराने के चक्कर में 1-1 घंटे का क्लास ले रही हूँ डेली, जिससे कि आपका जल्दी कवर हो जाए ना। 10 दिन में मैं चाहती हूँ कि मैगज़ीन आपका कवर हो जाए, 1 महीना खींचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जल्दी जल्दी रिवाइज़ भी करनी है और चीज़ों को बार बार आपको समझना भी पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। देखिए, ये लेसन ऐसी है ना कि मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको एग्ज़ाम के लिए जो है वो तो आपका पूरा कवर हो जाए, थोड़ा नहीं पूरा कवर हो जाए, लेकिन कुछ आप लोग मोरल चीज़ें भी सीख जाओ। अपनी रियल लाइफ में भी कुछ अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट का सेक्शन है, सोशल इश्यूज़ का सेक्शन है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। हर एक में आप देखोगे कि हर एक टॉपिक में आप लोग का जो चैलेंज होता है, उसमें चैलेंज हम लोग लिखे हैं ना कि लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस। क्यों? लोगों को पता ही नहीं होता है, लोग पेपर ही नहीं पढ़ते, लोग न्यूज़ टीवी नहीं देखते, टीवी भी खोलते तो पता नहीं नेशन वांट्स टू नो अर्णब गोस्वामी को देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई रिपब्लिक इंडिया और रिपब्लिक भारत आप लोग देखते हो, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ चाट मसाला है। न्यूज़ देखना है, अच्छा जी न्यूज़ देखिए, डीएनए देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छी है। राज्यसभा टीवी देख लीजिए, एक अच्छा आपको देखने को मिलेगा ना। हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, अच्छी थॉट्स, अच्छी व्यूज़ बताते हैं, आपकी भी एक थिंकिंग, अपनी ओपिनियन अच्छी जनरेट हो पाएगी, अच्छी आप लोग जो है सोच पाओगे। तो ये सारे चैनल्स को फॉलो कीजिए, वो सारे चैनल्स को फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। खैर चलिए, बहुत हो गया, मैं भी थक गई, अब चलते हैं, कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, इसी के साथ। और आंसर ज़रूर लिखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। और डेली लेसन देखने के लिए, क्योंकि 4 बजे आपको यहाँ पे डेली लेसन मिलती है, तो डेली लेसन देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 4 बजे यहाँ पे आप लोग सारे काम धाम छोड़कर हमारे लेसन्स के लिए जुट जाइए। चलिए, आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।